प्रिय छात्रों, 24 अप्रैल को आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा के हिंदी के प्रश्न पत्र के मॉडल पेपर के खंड का के प्रश्नों को देख लेने के बाद अब हम खंड खा के प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं कि इस खंड के प्रश्न किस प्रकार से आएंगे और हमें इन्हें किस प्रकार से हल करना है। खंड खा प्रश्न संख्या 8 से प्रारंभ होगा और इसमें सबसे पहले आपको संस्कृत गद्यांश का अनुवाद करना होगा। 2 गद्यांश आपको प्राप्त होंगे। दोनों में से किसी एक गद्यांश का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। प्रश्न संख्या 8 का इस तरह से होगा कि निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए और उसका संदर्भ भी लिखिए। जैसे ऊपर वाला गद्यांश है, धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रशमिनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारताद्यैतिहासिक ग्रन्थः 4 वेदाः सर्वा उपनिषदः 18 पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीन् अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले आपको इसके संस्कृत में अनुवाद करना होगा। आप जानते हो कि यह संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ से यह गद्यांश लिया गया है और आप इसका संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। 2 अंक आपको इसके संदर्भ के प्राप्त होंगे। यहाँ पर लिखा गया है 2 + 5 अर्थात 2 अंक आपको संदर्भ के प्राप्त होंगे और 5 अंक इसके अनुवाद के प्राप्त होंगे। आप इसका अनुवाद भी सरल है, आसानी से कर सकते हो कि धन्यो अयम भारत देशः, यह भारत देश धन्य है जहाँ पर जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशियों को जन्म देने वाली देववाणी है। विद्यमानेषु निखिलेषु वाङ्मयेषु, निखिलेषु अर्थात संसार के समस्त, वाङ्मय अर्थात साहित्य में जो संसार का समस्त साहित्य विद्यमान है उसमें इस संस्कृत भाषा का वाङ्मय अर्थात साहित्य सर्वश्रेष्ठ और संपन्न है। यह भाषा संस्कृत नाम से भी लोक में जनमानस में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायणम महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथः, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इतना कर देने से आपको 2 + 5 अर्थात 7 अंक प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है, आप चाहे ऊपर वाला गद्यांश करें और चाहे नीचे वाला गद्यांश करें। नीचे वाला गद्यांश जातक कथा से है कि अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदाः सिंहम राजानाम अकुर्वन्। बहुत प्रथम कल्प में जब पृथ्वी पर सभ्यता का निर्माण हो रहा था तब चौपायों ने सिंह को अपना राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मत्स्य को, सपुनः सुवर्ण हंसम और पक्षियों ने सुवर्ण हंस को अपना राजा बनाया। तस्य पुनः सुवर्ण राज हंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। उस सुवर्ण राज हंस की दुहिता अर्थात पुत्री जिसका नाम हंस पोतिका था वह बहुत ही सुंदर थी। सा तस्य वरम दात,
उस राजहंस ने अपनी पुत्री को वर प्रदान किया था कि आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम ब्रूढ़यात, वह अपनी मनपसंद स्वामी अर्थात पति का वर्ण कर सकती है। हंसराजः तस्य वरम दत्वा हिमवती शकुन संघे सन्निपतत, हंसराज ने उसे वर प्रदान करके हिमालय प्रदेश पर पक्षियों के समूह के साथ सन्निपतत एकत्रित हुए। तो ये इसका अनुवाद है, चाहे आप ऊपर वाले का अनुवाद करो चाहे नीचे वाले का अनुवाद करो, एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है और यहाँ से आपको 7 अंक प्राप्त हो जाएंगे। 8 का में संस्कृत के गद्यांश का जैसे आपको अनुवाद करना है, वैसे प्रश्न संख्या 8 खा में संस्कृत के श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है और इस पर भी आपको 2 + 5 अर्थात 7 अंक प्राप्त होंगे, 2 अंक संदर्भ के और 5 अंक उसके अनुवाद के। जैसे निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब इसका ऊपर वाला है कि पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानाम पुष्पशालिनाम सृजताम पुष्प वर्षाणि वर्ष तोय मुचाम्यो, यह ऋतु वर्णनम से है जो कि वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। इसमें राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जैसे बादल वृष्टि की सृष्टि करते हैं ऐसे ही पुष्प वृष्टि करते हुए एवं फूलों से शोभित वनों के विविध रूपों को देखो। पश्य रूपाणि सौमित्रे, हे सौमित्र, हे लक्ष्मण, यह रूपाण, यह प्रकृति का रूप देखो। कौन सा रूप है? वनानाम पुष्पशालिनाम, पुष्प से ढके हुए, पुष्प से लदे हुए इस वन की सुंदरता को देखो, जो कि सृजताम पुष्प वर्षाणि वर्ष तोय मुचाम्यु, तोय मुचाम्यु अर्थात होता है बादलों के समान। जैसे बादल वर्षा करते हैं, वृष्टि की सृष्टि करते हैं, ऐसे ही पुष्पों की वृष्टि करते हुए इन फूलों से शोभित वनों की शोभा को देखो। चाहे आप इसको कर दो और इसमें आप संदर्भ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के ऋतु वर्णनम नामक पाठ से लिया गया है। दूसरा है संवर्धनंच साधूनाम दुष्टानांच विमर्दनम राजधर्म बुधा पाहुर दंड नीति विचक्षणः, ये चतुरस 84 है कि संवर्धनंच साधूनाम दुष्टानांच विमर्दनम, सज्जन पुरुषों का संवर्धन करना अर्थात उनकी उन्नति का प्रयास करना और दुष्टों का विमर्दन करना, दुष्टों का दमन करना। राजधर्म बुधा, राजधर्म कहा गया है प्राहुर दंड नीति विचक्षणा, जो दंड नीति के विद्वान हैं उनके द्वारा यही राजधर्म बताया गया है कि राजा का कर्तव्य है कि सज्जन पुरुषों का संवर्धन करे और दुष्टों का विमर्दन करे। प्रश्न संख्या 9, आपको यहाँ पर संस्कृत के पाठ जो आपके पाठ्यक्रम में हैं उससे 2 प्रश्न आपको करने होंगे, उनका उत्तर देना होगा। प्रश्न होगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। अब इसमें प्रश्न पूछा गया है, जैसे पहला है कि द्वारपालः भोजः किम अकथयत, तो द्वारपाल ने भोज से क्या कहा, तो आप इसको लिखोगे। द्वारपाल ने क्या कहा था कि एक लंगोटी में एक ब्राह्मण द्वार पर, एक विद्वान द्वार पर खड़ा है और आपसे मिलने की अनुमति चाहता है, तो आप उसे संस्कृत में कहोगे कि द्वारपालः भोजम अकथयत यत कौपीनावशेषः कोपि विद्वान द्वारि वर्तते इति। दूसरा प्रश्न है मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम किम अपृच्छत, मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से क्या पूछा, तो मैत्रेयी ने क्या पूछा था? अमृत तत्व के साधन का उपाय। तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम केवलम अमृत तत्व साधनम अपृच्छत, ये आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से है। तीसरा है धीम ताम कालः कथम गच्छति, तो इसका उत्तर होगा कि धीम ताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, कालो गच्छति धीम ताम काव्य शास्त्र विनोदेन व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वह। यह जो श्लोक है
इसी श्लोक से यह प्रश्न पूछा गया है। तो ये इसका उत्तर है कि धीमताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति। तो प्रिय छात्रों, इससे आपको केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और यहाँ से दोनों प्रश्न के 2+2 अर्थात 4 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 10 में आपको रस, छंद और अलंकार पूछे जाएंगे। 2 आपको विकल्प में अथवा करके रस प्राप्त होंगे, 2 विकल्प में आपको अलंकार प्राप्त होंगे अथवा करके, और 2 विकल्प में आपको छंद प्राप्त होंगे। इनकी परिभाषा और उदाहरण के द्वारा आपको एक रस का, एक अलंकार का और एक छंद का उदाहरण सहित परिभाषा और उदाहरण दोनों देना है। यहाँ से आपको परिभाषा के 1 अंक और उदाहरण के 1 अंक, कुल 2 अंक यहाँ से प्रत्येक पर प्राप्त होंगे और कुल 6 अंक यहाँ से आपको प्राप्त होंगे। तो प्रिय छात्रों, हमारी आप प्लेलिस्ट पर जाके रस, छंद और अलंकार की परिभाषा और उदाहरण को आसानी से समझ सकते हो। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अब यहाँ पर लिखा गया है 2+7 अर्थात 9 अंक का है। तो प्रिय छात्रों, 2 अंक तो आपको प्राप्त हो जाएंगे रूपरेखा बनाने के। रूपरेखा का अर्थ है कि आप जिस विषय पर निबंध लिखने जा रहे हो उस पर आप किस किस पॉइंट पर, किस किस टॉपिक पर बात करोगे, उसकी आप हेडिंग्स के रूप में एक रूपरेखा बनाने 5, 7, 10 हेडिंग जो भी आप देना चाहते हैं, उस हेडिंग पर आपको 2 अंक प्राप्त होंगे और उस हेडिंग के अंतर्गत जो आप निबंध लिखोगे उस पर आपको 7 अंक, कुल 9 अंक यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं कि वह रूपरेखा नहीं बनाते, सीधे ही निबंध लिखना प्रारंभ कर देते हैं, तो उन्हें निबंध लिखने में परेशानी भी आती है तथा वह पूरे अंक प्राप्त भी नहीं कर पाते। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप निबंध लिखने से पहले उसकी एक रूपरेखा बना लें और उसके बाद उस पर निबंध लिखें, जिससे आपको पूरे अंक प्राप्त हों। अब इस में जो निबंध आपको मिले हैं, मेरा प्रिय कवि, ये साहित्यिक निबंध है, हम दो हमारे दो सामाजिक निबंध है, वृक्ष हमारे साथी पर्यावरण पर, समाचार पत्र की उपयोगिता और जीवन में अनुशासन का महत्व। तो इस तरह से कुछ निबंध ऐसे हैं जो लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं। उन पर आधारित आप निबंधों को तैयार कर लें और उसकी रूपरेखा भी आप बनाना सीख जाएं, निबंध लिखना सीख जाएं, जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हों। प्रश्न संख्या 12, संधि से संबंधित इसका खंड का भाग होगा, जो आपको संधि विच्छेद से संबंधित होगा और विकल्प में आपको देखना होगा कि कौन सा विकल्प सही है। जैसे नयनम का संधि विच्छेद है, तो प्रिय छात्रों ने धन अनम, नयनम ए नयनम का संधि विच्छेद है। इसी प्रकार वृद्धा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वृद्ध धन ध, वृद्धा ये वृद्धा का संधि विच्छेद होगा। आपको टिक भी लगाना है और उसका उत्तर भी लिखना है। रामश्चलति का संधि विच्छेद है, रामः धन चलति बराबर रामश्चलति, ये इसका खंड आ सही है, उत्तर सही है। तो आपको संधि से 3 अंक प्राप्त होंगे। अब समास आया इसका खंड खा, आपको समास बताना है, ये भी बहुविकल्पीय रूप में होगा। जैसे आजन्म में कौन सा समास है, तो आ अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव समास इसमें है। चंद्रशेखरा में कौन सा समास है, चंद्राशेखरा यस्सा, जिसके शिखर पर चंद्रमा विद्यमान है, अर्थात कौन, भगवान शंकर, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। तो आपको टिक लगा के उसका विकल्प देके उसका उत्तर लिखना है। यहाँ से आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। 13वां प्रश्न आपके धातु रूप और शब्द रूप से संबंधित होगा। धातुओं में से आपको पूछा जाएगा कि किस धातु, किस लकार, किस पुरुष तथा किस वचन का है। जैसे 2 धातुएं यहाँ पर पूछी गई हैं कि तिष्ठाव तथा अददाम किस धातु, किस लकार, किस पुरुष तथा किस वचन का रूप है। अब इसमें अथवा दिया गया, चाहे आप तिष्ठाव का लिख दो और चाहे अददाम का लिख दो।
जैसे तिष्ठाव, ये स्था धातु का है, आपने इतना लिखा कि तिष्ठाव स्था धातु का है, आपको आधा अंक प्राप्त हो जाएगा। किस लकार का है, लोट लकार का है, तो आपको आधा अंक यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। किस पुरुष का है, उत्तम पुरुष का है, आपको आधा अंक यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। और किस वचन का है, द्विवचन का है, तो आपको आधा अंक यहाँ से, अगर आपने सब सही सही लिख दिया तो 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो तिष्ठाव स्था धातु का है, लोट लकार का है, उत्तम पुरुष का है तथा द्विवचन का है। लेकिन अददाम, अददाम अगर आप लिखना चाहो तो अददाम दा धातु का है, लंग लकार का है, उत्तम पुरुष का है और एक वचन का है। तो इसमें से कोई भी एक आप लिख सकते हो और इस पर आप 2 अंक प्राप्त कर सकते हो। इसका खंड खा शब्द रूप से होगा, बहुविकल्पीय रूप में होगा। आपको बताना है कि वो किस विभक्ति तथा किस वचन का है। जैसे राज्यों रूप, राजन शब्द का कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन का है, आपको विकल्प दिए हुए हैं। अगर आप जानते हो तो राज्यों रूप एक खष्टी विभक्ति द्विवचन का है। अगर आपने लिख दिया कि खष्टी विभक्ति द्विवचन का है तो आपको 1 अंक यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। आभि रूप इदम शब्द स्त्रीलिंग का कौन सी विभक्ति वचन है, तो आभि रूप इदम शब्द स्त्रीलिंग के तृतीया बहुवचन का है। तृतीया विभक्ति बहुवचन, इसका विकल्प सा सही है। आपने इसको दे दिया तो आपको यहाँ से भी आपको 1 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब प्रत्यय से संबंधित इसका खंडगा होगा कि पठितव्य शब्द में कौन प्रत्यय है। तो प्रिय छात्रों, पठितव्य एक तव्यत प्रत्यय है, आपने दे दिया कि पठितव्य शब्द में तव्यत प्रत्यय है, आपको 1 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अगला है कि लघुता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें त्वा प्रत्यय है, आपने लिख दिया सही उत्तर, तो 1 अंक आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात प्रत्यय से आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब इसका खंड घा विभक्ति से संबंधित होगा कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। अब जैसे हमने आपको पढ़ाया है कि गृहम परितः उद्यानम अस्ति, तो जहाँ पर अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि ये आवे, वहाँ पर द्वितीया विभक्ति होती है। तो गृहम शब्द में द्वितीया विभक्ति है और इसका सूत्र आपको देना पड़ेगा कि अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि। इस प्रकार से 1 नंबर आपको विभक्ति पहचानने के, आपने पहचान लिया कि गृहम में द्वितीया विभक्ति है और फिर उसका सूत्र लिख दिया अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि, 1 नंबर इसके प्राप्त हो गए, तो 2 अंक आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। किसी एक पद में आपको छांटना है, इससे अधिक नहीं छांटना है। जैसे दूसरा है सह कर्णेन बधिरः, अब ये तृतीया विभक्ति है, उसका सूत्र क्या है, एनांग विकारः। जिस अंग में विकार हो उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। तो कान से बह रहा है, तो कर्णेन शब्द में कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है। इसी प्रकार तीसरा है रामम सर्वेषां श्रेष्ठः, तो सर्वेषां शब्द में षष्ठी विभक्ति है और इसका सूत्र है यतश्च निर्धारणम। तो प्रिय छात्रों, इन तीनों में से किसी एक की विभक्ति और वचन आपको बतानी है। 1 अंक आपको विभक्ति बताने के और 1 अंक आपको जो है उसके सूत्र लिखने के प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से प्रश्न संख्या 13 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपको किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। 4 वाक्य प्राप्त होंगे और उसमें लिखा होगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यह 1 वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करने का आपको 2 अंक प्राप्त होंगे और दोनों अंक का संस्कृत में अनुवाद करने का, दोनों वाक्यों का आपको 2 + 2 अर्थात 4 अंक यहाँ से प्राप्त होंगे। और आपको अच्छे से संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे का होगा मह्यम, पढ़ना चाहिए पठितव्यम या पठेयम, कुछ भी लिख सकते हो, मह्यम पठितव्यम या मह्यम पठेयम। तुम क्या क्या करते हो, तुम का होगा त्वम,
क्या क्या किम किम करते हो करोसी, तुम किम किम करोसी। वह दोनों कहाँ गए थे, वह दोनों का संस्कृत में होगा तो, सह तो ते, तो द्विवचन का होगा, तो कह देंगे तो वह दोनों हो जाएगा। तो कहाँ गए थे, कुत्र अगच्छताम, वह दोनों कहाँ गए थे, तो कुत्र अगच्छताम, हम लोग कल प्रयाग जाएंगे। हम लोग, अहम आवाम वयम, वयम शब्द क्या है, बहुवचन है, तो हम लोग भी क्या है, बहुवचन है, तो वयम हम लोग, कल, स्वः कल का संस्कृत होता है स्वः, प्रयाग जाएंगे, प्रयागम गमिष्यामः, हम लोग कल प्रयाग जाएंगे, वयम स्वः प्रयागम गमिष्यामः। तो प्रिय छात्रों, किन्हीं दो का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है और इतना अनुवाद करने पर आपको यहाँ से 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो प्रिय छात्रों, ये खंड खा का मॉडल पेपर था। ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर अवश्य सूचित कीजिएगा। धन्यवाद।